में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। अपने देश में हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी का सफर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के बावजूद इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस से भरा हुआ है। 1948 से डिफरेंट हेल्थ स्कीम्स आई, इम्प्लीमेंटेशन हुए उनके। सिर्फ 41% भारतीय फैमिलीज के पास ही अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का होना आज के मॉडर्न एज में कितना जरूरी है और जिन लोगों के पास है उन्हें किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी पर डिटेल में हम बात करने के लिए दो खास मेहमानों को इनवाइट कर रहे हैं। वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा जी और साथ ही हैं IBBI में कंसल्टेंट राकेश शर्मा। आप दोनों का हमारे शो में स्वागत है, वेलकम है। और शुरुआत हम राकेश जी से करेंगे। राकेश जी, हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम समझना चाहें उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? क्या ये कि मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द कॉस्ट जो आपको पड़ेगी अगर आप बीमार पड़ जाएं या एकाएक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए? हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज़ की इंश्योरेंस? नमस्कार, आप लोगों का एक बार दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूँ मुझे बुलाने के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में प्रगति हो रही है उसी तरह से हमारे जो बीमारियां बढ़ रही हैं, किसी तरह का मौसम में चेंज आ रहा है, किसी के वायरस तरह के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम तैयार रहें। तैयारी केवल अस्पताल और दवाइयों से नहीं होती है, हमारी तैयारी इस बात से है कि क्या हम उस बीमारियों से लड़ने के लिए फाइनेंशियल रूप से सक्षम है कि नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है कि जो भी खर्चा आता है आने वाली बीमारियों पर, क्या हम उसको पेमेंट करने के लिए सक्षम हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा हमारे लिए आवश्यक चीज़ है कि आने वाले जो भी समस्याएं हैं उनके अगेंस्ट हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्फ्लेशन का रेट जो है नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से ऑलमोस्ट डबल है। अगर 7% इंश्योरेंस है तो आजकल मेडिकल इंश्योरेंस 14 और 15% इन्फ्लेशन झूल रहा है। और जैसे जैसे हमारे पास अस्पतालों का और मेडिकल प्राथमिक जो कि केंद्र हैं, सुरक्षा हेल्थ केंद्र हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास सुविधा तो है डॉक्टर के पास जाने की, लेकिन क्या हम स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जो हमें धनराशि चाहिए क्या हमारे पास होती है? क्या हम अपने नॉर्मल इनकम में से वो मेडिकल एक्सपेंसेस को खर्च कर सकते हैं क्या? इसके अगेंस्ट अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना एक अत्यंत आवश्यक चीज़ है, जिसमें लगभग सभी बीमारियां और एक्सीडेंट से होने वाले जो खर्चे हैं उन मेडिकल इंश्योरेंस के ज़रिए हम उनको मीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आपने बात बोली है मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी दर्शकों से। बताना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे ही जान पहचान में एक विलेज में, एक गांव में एक फैमिली रहती है। वहाँ पर उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर रहता था उनको, ब्रेन हैमरेज हो गया और उसके बाद उनको तुरंत नोएडा लाया गया। नोएडा लाने में उनको एक नामी गिरामी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। वेंटिलेटर पर हैं, ICU में हैं और दबादब उनका खर्चा आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात सिद्धार्थ ये है कि जो बच्चे हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, IT सेक्टर में हैं, इस सब के बावजूद अपनी माँ का बीमा नहीं करवाया हुआ। तो ऐसे में क्या जागरूकता की कमी है या क्या इशू है कि हमारा जो रूरल एरिया है वहां पर या अभी लोगों को इसके फायदे पता नहीं चले, क्योंकि लगता है हम तो बीमार होंगे ही नहीं कभी, गांव में रहते हैं, अच्छी हवा है, अच्छा खाना पीना है। ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली ये उन इश्यूज़ को आपने हाईलाइट करने के लिए पूछा है जिसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है।
सबसे बड़ा जो इसमें एक प्रॉब्लम है वो है एक अवेयरनेस की, एक इंश्योरर के अंदर, एक इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो हर बार एक मिसिंग है। और इंडिविजुअल, अब आज की डेट में भी अगर हम देखें स्पेशली इन इंडिया, इंडिविजुअल्स अपने हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। उनको लगता है हर जगह क्लीन एयर, क्लीन वाटर की सुविधाएं हैं, अगर कुछ भी दिक्कत होगी वो डायरेक्टली एक केमिस्ट के पास जाएंगे और वहां से जो भी उनको जो प्रिस्क्रिप्शंस होंगे जो केमिस्ट देता है वो लेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अपने इलाज करवाने लगेंगे। एक्चुअली सिद्धार्थ, हमने देखा है कि कभी आप केमिस्ट के शॉप पे जाओ तो फोन आए होते हैं कि अच्छा ये बीमारी, ये बुखार आ गया, ये हो गया, वही केमिस्ट दवाई दे देते हैं। एग्जैक्टली ये अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखें, विज़ इंडिया में देखें, तो जो MCI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको प्रॉपर्ली फॉलो ही नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच केमिस्ट ओवर द काउंटर कोई भी ड्रग्स दे देते हैं जो उनको लगता है कि ठीक है, बट दैट माइट नॉट बी कि वो एक्चुअली उस बीमारी के लिए है। आधे तो इन्वेस्टर्स आधे जो एक जनसंख्या है वो काफी अनअवेयर रहती है कि एक इंश्योरेंस नाम की भी चीज है, और उसके पीछे एक रीजन है। इंडिया में आज भी मेडिकल सर्विसेज क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं हुई हैं विज आउटसाइड वर्ल्ड, जहां पे विदाउट इंश्योरेंस आप हॉस्पिटल के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते हैं, तो आधे लोग तो हेल्थ इंश्योरेंस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और इनकेस अगर कभी भी बीमार पड़े तो हम लोन लेकर या ब्याज पे हम थोड़ा पैसा ले लेंगे और उससे अपना इलाज करा लेंगे। बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो उस केस में क्या समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है और उस केस में उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो सिचुएशन अभी भी उनके एक थॉट प्रोसेस से बाहर है, जिसके कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। जी, तो राकेश जी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा ली तो क्या ये माना जाए कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बिल्कुल जीरो होगी और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन? जो आज का ये लोग समझते हैं कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया और मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरे को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिसी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहती कि आपकी हर बीमारी को हर तरीके से पहले और बाद में हम आपके बीमारी का इलाज कराएंगे उस इंश्योरेंस के जरिए। जितनी भी पॉलिसी आप देखेंगे, आपको ये स्वयं तय करना है कि पॉलिसी लेने से पहले कि आपको घर में कोई पहली बीमारी तो नहीं है, किस बीमारी में अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आपके एरिया में आता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितने का इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस लेना का लिमिट है, कितना अमाउंट आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिसी आप जो ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, आपके घर में वो बीमारी है कि नहीं है, और बीमारी से पहले का खर्चा उस पॉलिसी में कवर होता है, और बीमारी के बाद में जो पोस्ट ट्रीटमेंट होता है वो भी कवर होता है कि नहीं होता। क्योंकि मार्केट में पॉलिसी इतनी तरह की आ चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग तरह से अपनी पॉलिसी बेच रही हैं। बेसिक स्ट्रक्चर भले ही सबका ठीक है कि हमें कैशलेस होना है, कार्ड बनाना है, ये बीमारियों कवर होगा, और उसकी फाइनेंशियल लिमिट दे रखते हैं। फाइनेंशियल लिमिट और उसका प्रीमियम, ये बातें जनरली मोरलेस सेम हैं, लेकिन उस पॉलिसी में क्या क्या कवर होना है और क्या क्या होना चाहिए, क्या वो कंडीशंस आपकी परिवार में आपकी स्थिति के अनुसार वो कंडीशंस आपको मीट करती हैं ठीक तरह से कि नहीं, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस लेके ये समझ लीजिए कि आपने पूरे खर्चे को मीट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी लेकिन राकेश जी, ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या इशू है, क्योंकि बीमारी तो बताकर आती नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मैं किसी को जानती हूँ जो आई थिंक 30-40 इयर्स क्रॉस कर चुके थे और सडनली उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि 1 in million जिसे कहा जाता है रेयर डिजीज है, तो एकाएक वो बीमारी हुई जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। हाँ, इसलिए इसमें एक चीज़ समझने वाली, जब मैं ये कहता हूँ कि आपको प्री डिजीज कुछ डिजाइज जो सब कवर्ड है बीमारी, ये नहीं कहता कि कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कुछ आपको पहले की बीमारी है वो कवर नहीं होती, लेकिन जो बेसिक्स है ऑल आर कवर्ड, बट उसका फाइनेंशियल लिमिट है। और जब ये कहता हूँ फाइनेंशियल लिमिट है और
उसकी लिमिट के अंदर आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिकॉज उसके अंदर ऐसी कई कंडीशन होते हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सिर्फ इलाज ही नहीं कराना है, आपको कमरा भी लेना है, आपको नर्सिंग का जरूरत भी है, आपकी दवाइयाँ भी हैं, और पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी आपका खर्चा आता है, उससे पहले का भी खर्चा आता है। तो जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, क्या वो कवर होते हैं कि नहीं होते, ये हर पॉलिसी में अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि पहले बीमारी तो मैं जो अचानक आई है उसके बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना है, जो इस प्रोग्राम के दौरान हम उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जी, तो जैसे सिद्धार्थ राकेश जी कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं जो कि अलग अलग लिमिट्स होती हैं, तो क्या ओपीडीज कवर होती हैं उसमें? क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो ओपीडी में अगर आप जाएंगे किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, तो शायद 800 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक की तो ओपीडी एक पड़ जाती है। वो आपके एक तरह से खर्चा है, और उसके बाद फिर आपके अगर रूम रेंट लिमिट की अगर हम बात करें, क्या उसके भी लिमिट्स होते हैं सिद्धार्थ? एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक इंडिविजुअल को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, हर एक डिफरेंट क्लॉज होते हैं, सब क्लॉजेज होते हैं, जिसमें कुछ प्री मेडिकल इमरजेंसीज या प्री मेडिकल डिजीजेस कवर्ड होती हैं, आपके ओपीडीज कवर होती हैं, आपके रूम रेंट्स कवर होते हैं, आपके पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट्स या फिर पोस्ट सर्जरी के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं। या इन सब चीज़ एक्चुअली एक इंश्योरर को समझना या एक इंडिविजुअल को समझना बहुत जरूरी है कि एक इंश्योरेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला है, जहां राइट फ्रॉम 0 टू लेकर 100 आप अलग अलग लेवल्स पे कवर्ड होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है, किस टाइप की आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जो आपके लिए सूटेबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक ओल्ड एज इंडिविजुअल है, उसके पास अगर एक इंश्योरेंस है तो उसको प्री मेडिकल या प्री सर्जरी जो भी एलिमेंट्स होती हैं या ट्रीटमेंट की जरूरत होती है वो कवर होना भी बहुत जरूरी है। या फिर लेट्स से अगर कोई रूम रेंट है या रूम कैपिंग है वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ सर्जरी के लिए पैसा है और अगर आपका रूम कवर नहीं है तो वो एक अपने में एक समस्या खड़ा कर देगा, स्पेशली जब आपको ये पता चलेगा आफ्टर योर सर्जरी कि आपका तो रूम अलॉटेड ही नहीं है, जहां आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आपको एक बियर आउट करना पड़ेगा। तो जब भी एक इंडिविजुअल को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है उसको समझना बहुत जरूरी है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी डिजीज कवर्ड है, कौन कौन सी डिजीजेस नहीं कवर्ड है, एक क्रिटिकल इलनेस का फैक्टर क्या होता है, एक व्हाट आर द प्रोविजंस जो उस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है। जैसे आपने ओपीडी का एग्जांपल दिया, मैं आपको पोस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट का एक एग्जांपल दे रहा हूं। कभी बहुत बार फिजियोथेरेपी भी इन्वॉल्व होती है जो कवर्ड होती है उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो इन्वेस्टर तो एक इंडिविजुअल को समझना बहुत जरूरी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसकी कैपिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की ली है तो इट इज वेरी श्योर अबाउट इट कि जो आपके जो क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर हो गया या फिर कोई ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर एसोसिएटेड बीमारियां हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एज आपको अपनी जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिविजिट करना चाहिए, और रिविजिट करने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी जो टर्मिनल इलनेस जो एक डिजीजेस होती हैं वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर देखना चाहिए कि क्या वो कवर्ड है या नहीं है, क्या आपका पास्ट जो फैमिली हिस्ट्री है उनसे अफेक्टेड है या नहीं है। अगर वो है सो यू शुड मेक श्योर कि डे 1 से ही आपकी जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो वो आपकी क्रिटिकल इलनेस को कवर करके रखे, सो दैट आपको जब भी कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप भुगतते हैं या आप अफेक्टेड होते हैं उस प्रॉब्लम से, सो दैट इज वेल कवर्ड विद इन दैट इमरजेंसी प्रोविजन। जी, और साथ ही दर्शकों को बता दें कि एक हेल्पलाइन नंबर हम लगातार चला रहे हैं। जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं आप अपना फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए और हम हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर वो उसका जवाब देंगे। राकेश जी, जिस तरह सिद्धार्थ ने बताया कि प्रीमियम का नाम लिया और ये भी कहा कि बहुत समझदारी से आपको चुनना है कि कौन सा मुझे कवरेज प्लान लेना है, क्या जो एजेंट्स होते हैं क्या वो बताएंगे आपको ये सब चीज़ें, या फिर आपको खुद अपनी पढ़ाई करनी है, इत्मीनान से टाइम लेकर एक एक चीज पढ़ें,
देखें क्या कवर होता है उसमें, क्या नहीं होता है, उसके बाद डिसीजन ले, या जल्दबाजी में कि मेरे पड़ोसी ने भी यही ली हुई है तो मैं भी यही ले लूं, या मेरी मामी ने ये ली हुई है तो मैं भी ये ले लूं। और दूसरा साथ में ये भी कि अगर बदलना चाहें, अभी तो ले लिया, एक्सेल शीट एक मिलती है आजकल जब भी कोई इंश्योरेंस के लिए आते हैं करवाने के लिए, तो उसमें भी कई चीजें स्टार लगी होती हैं, उनको कैसे, मतलब हमारे दर्शक कैसे समझें उसको? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, हम छोटी मोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं खरीदने से पहले, लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हुए हम केवल जो भी हमारे पास एजेंट, हमारा दोस्त आता है, जो भी आता है हमारे पास, हम उसकी बात पे सीधा मान के उसको प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपको अपनी क्षमता, अपनी ज़रूरत और अपने परिवार की स्थिति देखने के बाद ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ है जो ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, और हर आदमी की हेल्थ की ज़रूरत अलग अलग होती है। हालांकि बेसिक प्लान हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, उस बेसिक प्लान में आपके पास ये सुविधा है कि आपको अपने परिवार के हिसाब से क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए। यदि परिवार में किसी के पास कैंसर है तो आपको अपना कवरेज उसी हिसाब से करना चाहिए। यदि आपके परिवार में कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, तो आपको इंश्योरेंस प्लान उसी हिसाब से लेना चाहिए। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब काफी, ये सब चीजें आपको खुद मालूम है, लेकिन आपका एजेंट आपको तभी बताएगा जब आप उससे पूछेंगे। लेकिन आप तब पूछ पाएंगे जब आपने खुद इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट आपको बताएगा अवश्य ही, लेकिन अल्टीमेटली जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं और किस किस कारण से आप उसको ले रहे हैं। यदि परिवार में बुजुर्ग हैं तो ज़्यादा कवरेज चाहिए, अगर परिवार में पहले एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं तो ज़्यादा कवरेज लेना चाहिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, तो आपका प्रीमियम कम हो जाए। लेकिन इन सब की चीज़ में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए, केवल प्रीमियम के बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कभी भी मत लीजिए। आपको स्वयं देखना है कि प्रीमियम अगर कम है तो आपको सुविधाएं भी उतनी कम मिलेंगी। अगर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है, तो आपको ज़्यादा अच्छा तरह लगता है। क्योंकि आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, अभी आपने बात किया मैडम सोनिया जी ने कि इसमें लिमिट की बात है। अगर 10 लाख में हर बीमारी के हिसाब से लिमिट लगा दिया, हालांकि आपके पास 10 लाख का इंश्योरेंस है, अगर ट्यूबरक्लोसिस पे 2 लाख का लिमिट है, आपका खर्चा 5 लाख भी होगा तो आपको 2 लाख ही मिल पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राकेश जी, इसको ना हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि प्रीमियम ज्यादा है। सपोज किसी ने 20 लाख की ले ली तो लगता है कि 20 लाख का खर्चा आएगा तो सब वो कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हम अभी दोबारा आपको बताएंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बताइए। हेलो, गुड इवनिंग, मैं रंजीत बोल रहा हूँ मैडम, दिल्ली से। जी रंजीत, बताएं। जी, हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कुछ बेसिक चीजें बता सकते हैं हमारे एक्सपर्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, जिनको देखना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस हैं, उसके अंदर आदमी किस तरह से उसको छाटे, क्या कुछ देखे, तो वो पॉइंट्स हमें सब ऐसे बता दें जो एक कॉमन मैन आसानी से जान सके कि हाँ, बस इन बातों को ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्युटली। तो हम यहाँ पर किसी पॉलिसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन डेफिनेटली ये बताने की कोशिश आपको जरूर करेंगे कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको टिक करने चाहिए कि हाँ, ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए। सिद्धार्थ, आप बोलेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सवाल है जो एक आपने मुझसे पूछा है, और मैं एक इंडिविजुअल को जो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उसके मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको 3-4 चीज़ों का या प्रोविजंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, आपका प्रीमियम कितना है। दूसरी चीज़, आपके उस प्रीमियम के अंदर या हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से सुविधाएं आपको मिल रही हैं। क्या आपको बेसिक एलिमेंट या फिर बेसिक डिजीजेस के अगेंस्ट कवरेज मिल रहा है? क्या आपका क्रिटिकल इलनेस आपका कवर्ड है? क्या आपका, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप इंडिविजुअल लेवल पे ले रहे हैं या आप एक फैमिली लेवल पे ले रहे हैं? क्योंकि जब आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं या फैमिली लेवल पे लेते हैं
तो उसमें आपके और आपके डिपेंडेंट्स, जैसे आपकी वाइफ हो गई या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो गए, वो भी इंक्लूडेड होते हैं और वो भी उस हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट उठा सकते हैं जी। इसके अलावा आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्री मेडिकल एंड पोस्ट मेडिकल जो भी आपके खर्चे होते हैं, ये एक्सपेंसेस, क्या वो कवर्ड हैं? क्या जैसे आपको लॉजिस्टिक्स, जैसे एम्बुलेंस सर्विस हो गया या आपको हेलीकॉप्टर सर्विस डिलीवरी हो गई, क्या वो कवर्ड है या नहीं है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जैसे पोस्ट सर्जरी जो आपके इलाज होते हैं, जैसे कुछ फिजियोथेरेपी हो गए या कुछ ऑन कॉल डॉक्टर्स हो गए, क्या वो चीजें कवर्ड हैं या नहीं है? अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पॉलिसी को लेने में सक्षम रहेंगे, जिससे ना कि ओनली आपकी हेल्थ कवर्ड है बट एट द कॉन्ट्ररी आपकी पूरे फैमिली सिक्योर्ड है। बिकॉज अगर आपकी फैमिली में कोई भी अगर इंडिविजुअल है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो इंश्योर्ड नहीं है, तो उसके मेडिकल के खर्चा उसको भी उतना ही बियर करना पड़ेगा जितना आपको अपने ऊपर बियर करना पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कवर्ड हैं। देयरफॉर आज की डेट में एक फैमिली फ्लोटर या एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में है, बहुत ज्यादा फेमस है, और एक इंडिविजुअल जो एक इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं वो मेजरली अपना फैमिली फ्लोटर्स की तरफ ही भरते हैं। एब्सोल्युटली। तो इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर्स, सीनियर सिटीजन्स का अलग, ग्रुप इंश्योरेंस, फिर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, और इन सब पर भी बात करेंगे। इस बीच वो जो हमने सवाल बीच में छोड़ दिया था, हम दोबारा राकेश जी से पूछेंगे कि ये जो प्रीमियम है, अगर सपोज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 20 लाख की है तो उसके क्या मायने हैं? क्या अगर कल को कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसको 20 लाख तक कवर्ड है? ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो हमें पॉलिसी का कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंश्योरेंस कवर अगर 10 लाख का है, उसके अंदर इंटर से लिमिट्स लगा होता है किस बीमारी पे कितना कितना आपको खर्चा मिल सकता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी है कि आपको उस पॉलिसी में बीमारी का वेटिंग पीरियड तो कोई नहीं है। कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो कि जनरल पॉलिसी में कि कौन वेटिंग पीरियड होता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक, जिसकी कोई पेमेंट नहीं मिलती है। वो कॉमन डिजीज हो सकते हैं, लेकिन उनका वेटिंग पीरियड उसमें रहता है। कोई भी पॉलिसी 30 दिन से पहले इफेक्टिव नहीं होती है जनरली, और उसमें वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, रूम रेंट का जो लिमिट बताया गया है, उस रूम रेंट की लिमिट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिसनर जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या चीज़ें आसानी से देखने वाली हैं, उसमें प्रीमियम, हमारे साथी ने बताया प्रीमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली फ्लोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फैमिली का कंपोजिशन क्या है उसके ऊपर भी आपका जो प्रीमियम है डिसाइड होता है। जैसे पेरेंट्स हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ एंड द 2 किड्स, अगर 6 के 6 लोगों का आपने एक फ्लोटर लिया है तो शायद आपका प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डिसाइड होता है कि आपकी एज कितनी है। सो प्रीमियम विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु हैव द हाईएस्ट मैक्सिमम एज, उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम फिक्स होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उसी लेवल के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आप अगर फ्लोटर ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एज का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। और फ्लोटर का मतलब ये होता है कि अगर परिवार में 4 लोग कवर हैं तो उसमें इंटरेस्ट से लिमिट होने की बजाय अगर सीनियर आदमी है उसको पूरा का पूरा लिमिट यूज कर सकता है। राकेश जी, जो आपने बात बोली, कुछ याद आया मुझे कि जैसे हम कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और उसमें अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, अगर हम लोग अपनी लें तो वो मुश्किल से 400-500 रुपए की आ जाती है। लेकिन वहीं अगर आप 75 प्लस या 80 प्लस अपने पेरेंट्स की लेना चाहें तो वो सडनली 2000, 2500 या 4000 तक पहुंच जाती है। ये क्यों? ये माना जाता है कि जैसे आदमी के उम्र बढ़ती रहती है, वो बीमारियों से लड़ने में उसकी क्षमता भी कम होती जाती है। तो उनको लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस में हर आदमी का मेडिकल होना ज़रूरी है, तो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी के बारे में पता लग जाता है। लेकिन
हम फॉरेन ट्रैवल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके लिए शायद हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए प्री मेडिकल चेकअप इज नॉट नेसेसरी। तो जस्ट टू कवर एप्रीहेंशन की आदमी का उम्र ज्यादा हो गया है तो शायद इसमें कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, इसीलिए। लेकिन ये भी सच है कि आजकल के एनवायरनमेंट चेंजेस के कारण जो कि अब पोल्यूशन बढ़ रहा है, शरीर में बीमारियों की जो तरीका है बढ़ता जा रहा है। तो ये इमीडिएटली बाहर से शायद मालूम नहीं होता है, लेकिन सच ये है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारी बढ़ती है, जैसे बीमारी बढ़ती है उसका कवरेज भी उसी हिसाब से लेना पड़ता है, और जैसे कवरेज बढ़ता है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। दैट इज व्हाट द रीजन इज। एब्सोल्युटली। और जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमने कभी सुना नहीं था कि 30-35 साल से पहले कभी किसी को डायबिटीज हुआ हो, लेकिन आप आज देखिए, आज शायद 14, 15, 16 से लेकर शुरुआत हो जाती है और डायबिटीज बच्चों को हो रहा है। ये एक बहुत शॉकिंग चीज है जो कि जिसकी रिसर्च भी चल रही है, लेकिन ये या तो फास्ट फूड है या फिर ये पोल्यूशन है, जो भी है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, बताइए अपना सवाल। अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरा पॉलिसी अभी रिन्यू करानी थी मैंने, तो रिन्यूअल के समय पे कुछ एज फैक्टर का भी कुछ होता है कि एज के बाद पैसा बढ़ जाता है। जैसे मेरा 45 में अब क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ एज फैक्टर भी है कि कोई स्लैब होता है ऐसा कि 40 से 45 और 45 से 50, कुछ ऐसा कुछ, ये मुझे क्लियर करना था मैडम। तो लगता है कि आप होल्ड करने के चक्कर में हमारी बात सुनना भूल गए हो, क्योंकि उसी पे बातचीत तभी चल रही थी। सिद्धार्थ, आप थोड़ा सा इसमें और बता दीजिए। 45 क्रॉस कर रहे हैं अब ये, और ये इनको शायद रिन्यू करनी है अपनी पॉलिसी। तो एग्जैक्टली ये एक इंडिविजुअल को समझना बहुत जरूरी है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं वो एक बैंड में वर्क करता है। लाइक फॉर एग्जांपल 20 to 25 ईयर्स के एज में आपका एक प्रीमियम होगा, फिर 25 to 30 आपका एक प्रीमियम होगा, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। जैसे ही आप उस बैंड को क्रॉस करते हैं आपका जो प्रीमियम होता है वो डेफिनेटली बढ़ता है, और उसका जो कारण है वो यही है जो अभी प्रीसीडिंग जो सवाल था जिसमें जवाब दिया गया था कि जो आपकी जो एक टेंडेंसी होती है या आपकी जो बॉडी की जो एक डिजीजेस को फाइट करने की जो एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो दैट्स द रीजन कि आपका जो एक प्रीमियम होता है जो आपको पे करना होता है अपने एक कवरेज के लिए, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप एक एज के बाद एट अ सर्टेन थ्रेशोल्ड अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे तो आपको वो मिलेगा ही नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 70 अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए अगर आप बढ़ेंगे तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मना कर देगी कि आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे। और उसका जो एक कारण है या उसका जो एक लॉजिक है वो क्लियर कट यही है कि उस समय जो आपकी जो ससेप्टेबिलिटी है या उस समय जो आपकी जो मैकेनिज्म है आपकी बॉडी को जो डिजीजेस फाइट करने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्क में रखती है। एंड दैट इज द रीजन कि वो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम को इनफैक्ट इंश्योरेंस कवरेज देने से ही मना कर देती है, एंड एट द सेम टाइम आपको प्रीमियम्स नहीं पे करने देते। जी, लेकिन सिद्धार्थ, ऐसा भी है क्या कि अगर सपोज आपने पहले से ही कर रखी है, सपोज आप 25 साल से जब आप 25 की उम्र के थे तब से आप लेके जा रहे हो वो पॉलिसी, तब तो आपको मना नहीं कर सकते, राइट? तब आपको एक इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस कवरेज देने से मना नहीं कर सकती। और उसके पीछे रीजन ही ये है क्योंकि आपकी जो एक प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी है या प्रीमियम पेइंग टर्म है वो बहुत लंबा खिंच गया था। और बेसिकली जो एक एसेंस है इंश्योरेंस का वो यहीं से निकल कर आता है कि आप बहुत जल्दी एक इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं सो दैट आपको लॉन्ग टर्म कवरेज मिल सके, एंड एट दैट टाइम जहां मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंश्योरेंस कवरेज के बाहर निकल जाते हैं वहां आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस मिल सके जहां आप अपने मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस का आप समाधान ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कैटरैक्ट हो, चाहे वो एक मोर्टेलिटी डिजीज हो लाइक कैंसर हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो। तो इन सारे कोविड आ गया है क्या इसके बीच में? कोविड की जो पॉलिसी है अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज कोविड का कवरेज नहीं देती हैं बिकॉज इट्स अ वेरी न्यूली बॉर्न डिजीज, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसमें क्या कवरेज मिलना चाहिए, उसकी मोर्टेलिटी क्या है, उसका प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी क्या हो सकती है,
वो अभी तक काफ़ी कुछ डिसाइडेड नहीं है। जी, यहाँ पर जब एज की बातें चल रही है तो राकेश जी ये बताएं कि जैसे सरकार की तरफ से 70 प्लस जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की पॉलिसी है, साथ ही जो आयुष्मान भारत हम इतना सुनते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है या कोई स्पेशल ब्रैकेट्स हैं इनकम के कि बस ये लोअर इनकम ब्रैकेट ही कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है? कैसे किया जाए, क्या ये ऑनलाइन होगा, कैसे बनाया जाए अगर हमारे दर्शक बनाना चाहें तो? अगर हम देखते हैं कि जब आयुष्मान भारत की बात आती है, ये भारत सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है जो सभी लोअर इनकम लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस देने की इनिशिएटिव था। अभी हमने 70 इयर्स के बाद किया था। उन्होंने, हमारे साथी पैनलिस्ट ने बताया कि 70 के बाद कोई पॉलिसी आपको नहीं देता है, लेकिन भारत सरकार की पहल ये है कि आयुष्मान भारत के अंदर जो भी 70 से प्लस है वो सब लोग कवर होंगे, उसमें इनकम क्राइटेरिया या और कोई क्राइटेरिया उसमें ऐड नहीं होगा। उसके लिए आयुष्मान भारत का ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें जाके आप लॉगिन करिए, एसेंशियल जो डिटेल्स हैं जैसे आधार है और आपका नाम, डेमोग्राफिक डिटेल्स, आधार, और जो भी आपको प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि जो लोग 70 साल से कम हैं, दे आर ऑल कवर्ड इफ दे आर अंडर द थ्रेशोल्ड ऑफ द मिनिमम क्राइटेरिया दे हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। उसमें भी प्री एग्जिस्टेंट डिजीज है उसके बारे में भी आपको डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है, ताकि जहां भी आप आयुष्मान भारत का कार्ड लेके भी जाएंगे तो दे शुड हैव, उनके पास ही पूरी इंफॉर्मेशन है कि आप किसी बीमारी से कितने साल से आप इसके अंदर कवर्ड हैं, इलाज करा रहे हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारी जो है, हर इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आप ले रहे हैं उसमें आपको बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी का अगर हम डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, ये जो है सबसे बड़ा कारण है कि कई बारी इंश्योरेंस कंपनीज आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर सकती हैं। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आयुष्मान भारत की हो या किसी भी प्राइवेट कंपनी से या नेशनलाइज कंपनी से, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, ठीक साफ बिल्कुल सीधी जानकारी, सही जानकारी आप देंगे तो आपका इंश्योरेंस क्लेम पास भी होगा और आपको पूरी सुविधा भी मिलेगी। जी, तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस की बात अभी बताई राकेश जी ने, आई थिंक 5 लाख पर फैमिली पर ईयर की इसमें पेशकश होती है। आभा कार्ड आपको मिलता है, कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है आपको कोई कैश देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और कोई पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट शायद नहीं है। आप जाकर अपना ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं और आप डिटेल्स भरेंगे तो आपको ये आभा कार्ड मिल जाएगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड होता है और इसमें 15 लाख आई थिंक पर ईयर की लिमिट होती है। तो ये सीनियर सिटीजन जो 70 प्लस एज के हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें भी कोई इनकम लेवल का कोई इशू यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एक ममता कार्ड भी होता है सिद्धार्थ, तो वो कैसे जो मैटरनिटी की तरफ जा रही हैं महिलाएं, जो परिवार बढ़ा रही हैं अपना, ये क्या पहले बच्चे के लिए ही होता है या फिर सबके लिए? ममता जो कार्ड है वो भी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर कवर होता है, जिसमें प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग लेडीज़ जितनी हैं उनको कवरेज मिलती है, और उसके अलावा उनको जो उनका जो बेबी होता है उसको भी एक इम्यूनाइजेशन का एक जो स्कीम होती है उसके अंदर कवरेज मिलती है। हाँ। जहां उनको वैक्सीनेशन मिलती है, और जो एक नॉर्मल जो एक नियोनेटल या प्री नेटल या पोस्ट नेटल डिजीजेज होती हैं वो उसकी कवरेज मिलती है। एंड एट द सेम टाइम एक लेडी को वो सारी सैलरीज मिलती हैं जो उस समय जब वो अपने प्रेगनेंसी के अंदर होती है, और वो वर्कफोर्स के दौरान जो उसको एक इनकम जो मिलती है, और जो जहां उसको कवरेज नहीं मिल पाती बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट और शी इज लैक्टेटिंग, दैट इज द रीजन। तो एक ममता कार्ड जो है वो स्पेशली विमेन के लिए होती है, सो दैट वो अपने जो वेजेस उनकी लॉस्ट होती है, जहां वो काम नहीं कर पाती, या वो अपने बच्चे की जहां उनको एक कवरेज की जरूरत होती है, जो एक नियोनेटल इन्फेंट्स बच्चा होता है, या फिर उनके प्रेगनेंसी के अंदर या प्रेगनेंसी के बाद जो भी एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं
वो सारी की सारी जो भी कवरेजेस होती है वो ममता कार्ड के थ्रू एक इंडिविजुअल लेडी को अवेल कर सकती है वो उन सर्विसेज को। जी राकेश जी, जो आप कई बार आपने इस बात का जिक्र किया कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। ये बताएं कि जैसे भी कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में 2 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है, तो 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है भी काफ़ी ज़्यादा। वैसे इसको कैसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कैसे इस बिंदु पर कैसे ध्यान दें? पॉलिसीज जो हैं प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसीज आर वेरी क्लियर कि कुछ डिजीज उन्होंने लिस्ट करके दिया कि ये डिजीज 2 साल के बाद ही इसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप ये देखें कि 2 साल का पीरियड से कम वाली पॉलिसीज भी हैं और कुछ कंपनीज जो हैं इसका एक प्रीमियम लेती हैं कि उसको 2 साल से कम करके 1 साल भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना सीरियस ट्रीटमेंट आपको चाहिए। तो पॉलिसीज में 2 साल नॉर्मल है जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपका 2 साल का पीरियड कम कर रही हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एक और अभी बताया गया था कि आयुष्मान भारत में वय वंदना स्कीम में एक और एडवांटेज वो आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग केवल नोट कर लें कि यदि आपके पास कोई और प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम भी है तब भी आप जो लोग 70 से अबव हैं आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन ये सुविधा भारत सरकार से जो रिटायर हुए हैं उन लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। लेकिन एवरीबडी एल्स जिसके पास प्राइवेट स्कीम भी है वो भी आयुष्मान भारत के मेंबर बन सकते हैं 70 ईयर्स के बाद। जी, और ये जागरूकता की कमी थोड़ी सी तो है, क्योंकि कई लोग मैंने सुना है जो इनफैक्ट जो घर में भी काम करते हैं उन लोग को इन सब की इन्फॉर्मेशन होती नहीं है और फिर वो अस्पताल के जब बड़े खर्चे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो परेशान होते रहते हैं, लोन लेते रहते हैं, फिर उस लोन के कुचक्र में फंस जाते हैं। इस बीच जो स्मोकिंग करते हैं उनको वो भी शायद आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है सिद्धार्थ? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लियर कट ये सवाल पूछती है दैट आर यू अल्कोहलिक और यू आर स्मोकर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप एक अल्कोहलिक हैं, आपको वो डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा बोलूँगा कि आपको ये डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि कल को अगर उससे एसोसिएटेड कोई भी बीमारी होती है और आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और आपके जब वो खर्चे होते हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मांगते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी जो फॉर्म जो आपने भरा है उसमें यही चेक करेगी कि क्या आप स्मोकर थे या नहीं थे। अगर आपने वो डिक्लेयर नहीं किया है और आप एक स्मोकिंग या उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिजीज होती है जो बाद में आपको पता चलती है, तो इन दैट केस आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका जो एक इंश्योरेंस है वो क्लियर कट रिजेक्ट कर देगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपने जो भी प्रीमियम्स दिए हैं वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस इंश्योरर के लिए ये डिक्लेयर करना कि यस उसको अगर वो इन हैबिट्स से अगर ग्रस्त है तो उसको ये डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसी के हिसाब से आपके प्रीमियम्स डिसाइड करती है, उसी के हिसाब से आपको जो कवरेज मिलती है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस वो कवर करेगी एंड उसी के हिसाब से आपको एक रीइंबर्समेंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी कवर किया है। राकेश जी, कई अस्पतालों में जब आप जाते हैं और ओपीडी की तरफ जाएंगे या फिर आप भर्ती होने जाएंगे तो वो कहते हैं ये इंश्योरेंस तो हमारे यहाँ चलेगी नहीं, वो उसके लिए क्या किया जाए? ये एक ऐसी स्थिति है कि जैसे जैसे मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ता जाता है तो ये अपने आप में दिस एग्रीमेंट बिटवीन हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस कंपनीज, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी, क्योंकि इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कमर्शियल एंटिटीज, तो दोनों के बीच में संबंध होना ज़रूरी है। ये बात सच है। तो इसलिए जब आप इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी आपको बुकलेट देती है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में ये इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं नए तरीके से तो आप कृपया करके चेक कर लीजिए कंपनी की वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में कवर्ड हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं क्रिटिकल आपको दिक्कत है, आप हॉस्पिटल में गए और आपको हॉस्पिटल कहता है कि ये तो आपका इंश्योरेंस कंपनी या
हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपको दिक्कत होती है। तो ये पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, जब भी आप पॉलिसी लें तो उसके डिटेल्स के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें। उसमें इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि कहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी का एग्रीमेंट है, कौन कौन से हॉस्पिटल आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, तो ये आपको जाना चाहिए। मोरलेस ऑनलाइन आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार हर साल बदलता रहेगा, नए नए उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहेंगे, पुराने कैंसिल होते रहेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस अस्पताल में आपकी पॉलिसी चलेगी या नहीं चलेगी। सिद्धार्थ, एक क्विकली एक क्वेश्चन एंड में पूछ लेते हैं आपसे कि एक तो टैक्स एग्जेम्पशन का बता दीजिए कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, साथ ही ये अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, क्या ये टर्म इंश्योरेंस भी मानी जाए कि अगर सपोज डेथ हो जाती है किसी की तो वो वाला भी बेनिफिट मिलेगा? वेरी गुड पॉइंट। जो टैक्सेशन का एंगल है वो बहुत क्लियर है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको जो एक, जब आप प्रीमियम्स पे करते हैं तो आपको जो एक 1.5 लाख तक का जो एक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है वो आपको ये कवरेज मिलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपको टैक्स बेनिफिट का एक बहुत बड़ा एक जो एवेन्यू होता है वो खुल जाता है आपका थ्रू योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। जहां तक बात है एक इंश्योरेंस में, जहां हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान की बात करते हैं, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट एक इंश्योरेंस एंटिटीज है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके हेल्थ क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड चीज़ों को की अगेंस्ट कवरेज देती है, जैसे कैंसर हो गया, चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी हो गई, चाहे आपकी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल डिजीजेस हो गई, चाहे वो हेपेटाइटिस हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी में होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी हर जगह कवर नहीं होती है, कुछ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है का अगर डेंटल कुछ डेंटल इम्प्लांट्स या डेंटल सर्जरीज कुछ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज आपको उसके अगेंस्ट भी कवरेज देती है। बट जहां तक बात है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो आपके डेथ के बाद वो जो एक टोटल कवरेज होता है वो आपके फैमिली को मिलता है। तो एक इंडिविजुअल को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में एक डिफरेंस है वो क्लियर कट समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास ये दोनों इंश्योरेंस नहीं है तो आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपके डिमाइस के बाद आपका जब कोई ब्रेड विनर अगर फैमिली की जिसका डेथ हो जाती है उसके बाद घर के खर्चे कैसे चलेंगे, क्या एक प्रॉपर कॉर्पस है जिससे पूरी फैमिली सस्टेनेबल तरीके से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, वो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है। तो और जनरली ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस की जो एक जो मात्रा है, वो जो आपको अमाउंट होता है वो 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल CTC होता है, जिसके अगेंस्ट आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आज की डेट में 1 करोड़ या 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस बहुत कॉमन है, जहां लोग लेते हैं और उसको अवेल करते हैं या उनकी फैमिलीज अवेल करती है आफ्टर देयर डिमाइज। तो एक और लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट भी आपको एक बेनिफिट मिलता है, अब उसके प्रीमियम्स के अगेंस्ट जो आपको टैक्स एग्जेम्पशंस जिसके अगेंस्ट आपको मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज है जो आपकी हेल्थ के लिए और जो आपके पोस्ट डिमाइज के लिए, जब आप नहीं रहते हैं और आपकी फैमिली को एक सुचारू रूप से अगर चलाना होता है तो किस तरीके से चलाया जाए, जो आपको एक कवरेज देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका ये सब जानकारी देने के लिए जो बहुत ज़रूरी है और ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया कि डबल फ़ायदा हो सकता है, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी आपको, टैक्स में भी फ़ायदा होगा, और राकेश जी ने आपको बता दिया है कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करने हैं और कितना ज़रूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा और साथ ही जो एक वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती है ड्यूरिंग इमरजेंसीज वो भी आपको मिलेगी। तो हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें अपनी राय दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।